जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद श्री त्रिवेदी और आज अपने इस वीडियो में हम लोग पूरे का पूरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स समझने वाले हैं। अर्थात इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंसॉल्वेंसी के कंडीशन में जब लिक्विडेटर लायबिलिटीज़ को एक क्रम में अरेंज करता है और एसेट्स को सेल आउट करता है तो वो कौन सी 8 लिस्ट बनाता है और उनको इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कैसे दिखाया जाता है, इस स्थिति विवरण में कैसे दिखाया जाता है, उनको कैसे लिखा जाता है, उनका क्रम क्या होता है, कौन सी वैल्यू को किधर लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपके सामने ये बना रखा है मैंने, ऐसा ही इसके कॉलम बनते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन किस डेट में इसको हम लोग तैयार कर रहे हैं। फिर कॉलम कौन कौन से होते हैं, ये होता है ग्रॉस लायबिलिटीज, अर्थात दिवालिया व्यक्ति के कुल दायित्व क्या हैं, कुल सकल दायित्व, ठीक है ना। ये कॉलम यहाँ पर होता है, इसमें सब के सब लिखे जाते हैं। लायबिलिटीज यहाँ पर ये उसका विवरण दिया जाता है कि ये लायबिलिटीज जो यहाँ पर अमाउंट जनरेट हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है, तो यहाँ पर होता है वो। इधर होता है एक्सपेक्टेड टू रैंक, इस लायबिलिटी में से, यहाँ ग्रॉस लायबिलिटी में से वो कौन सी वैल्यूज हैं जिनका पेमेंट हमें करना ही है, तो जिनका पेमेंट करना ही होता है उनको कहते हैं एक्सपेक्टेड टू रैंक। और इसके बाद आगे चलें तो इधर होती हैं एसेट्स, यहाँ पर वो सब की सब एसेट्स लिखी जाती हैं जो इंसॉल्वेंट पर्सन के स्वामित्व में हैं, अर्थात जिनको बंधक के तौर पर नहीं रखा गया, वो सब की सब एसेट्स यहाँ पर लिखी जाती हैं। उनको 4 क्रम में डिवाइड किया गया है, अभी पढ़ेंगे आगे चल के। और यहाँ होता है एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, अनुमानित प्राप्त राशि, अर्थात इन संपत्तियों को जब बेचा जाएगा तो इनसे कितना पैसा रियलाइज होगा। ओके, तो अब हम लोग बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं कि इसमें कौन कौन सी लिस्ट होती हैं। लिस्ट में आपको पहले ही बता चुका हूं, लायबिलिटीज में 4 लिस्ट होती हैं और एसेट्स में 4 लिस्ट होती हैं। तो यहां पर सबसे पहले लिखा जाता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। लिस्ट इनकी क्या होती है, ए, ठीक। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में तमाम सारे नाम हमने आपको बताए थे जब लिस्ट हमने आपको पढ़ाई थी, ठीक है ना। ओपन अकाउंट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, वाइफ्स लोन, बिल डिस्काउंटेड एंड डिशनर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, फ्रेंड्स लोन, लोन ऑन फ्रेंड्स गारंटी, ये सब के सब क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। अनसिक्योर्ड अर्थात जिनसे हमने लोन लिया और बदले में उनको किसी भी संपत्ति के ऊपर सुरक्षा नहीं प्रदान करी गई, वो अनसिक्योर्ड होते हैं। तो जितना भी अमाउंट होता है टोटल कहाँ लिखा जाता है, यहां पर भी लिखा जाता है और यहां पर भी लिखा जाता है, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट हम यहां पर मान लेते हैं कि वाइफ्स लोन है, वाइफ्स लोन, तो वाइफ्स लोन मान लो मिला हुआ है 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया यहां तो लिखा जाएगा लेकिन यहां पर नहीं लिखा जाएगा। तब तक नहीं लिखा जाएगा जब तक यहां पर साथ में स्त्री धन नहीं लिखा गया है। अगर स्त्री धन लिखा हुआ है तो फिर उसको यहां पर भी लिखा जाता है, ठीक। लेकिन अगर स्त्री धन नहीं लिखा गया तो यहां पर नहीं लिखा जाएगा, केवल यहां पर रहेगा। और फिर उसके बाद में अगर सन्ड्री क्रेडिटर्स मैं मान लेता हूं कि यहां पर है सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख रुपए के, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स यहां पर भी लिखे जाएंगे 2 लाख रुपए, ठीक। एक और पॉइंट होता है बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, जैसे तो यहां पर क्या करना है, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, मान लो 20,000 रुपए के बिल भुनाए गए लेकिन 10,000 के अनादृत हुए, तो 20,000 रुपए यहां लिखा जाएगा लेकिन यहां पर केवल 10,000 रुपए ही लिखा जाएगा। तो कुल मिलाकर उस दिन मैंने आपको जितने भी नाम बताए थे वो सब के सब यहाँ लिखे जाते हैं, सारे के सारे यहाँ नहीं लिखे जाते। वैसे इसका कैलकुलेशन अलग से किया जाता है क्योंकि तमाम सारे नाम इसमें आने होते हैं। अगर उनको सबको हम यहीं पे लिखेंगे तो ये यहाँ तक हमारा पूरे का पूरा लिस्ट ए ही हो जाएगा, इस वजह से इसका कैलकुलेशन अलग करते हैं और यहाँ सीधा केवल ये ऊपर वाली लाइन लिख करके दोनों तरफ अमाउंट फिल कर दिए जाते हैं। ओके, ये होती है लिस्ट ए। उसके बाद दूसरे नंबर पर होती है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये लिस्ट बी, ठीक है। मैं आपको बता चुका था पहले ही अपने वीडियो में कि लिस्ट बी में कैसे लिखा जाता है। जो सिक्योरिटी दी गई है वो ऊपर हो जाती है, लोन नीचे हो जाएगा। जैसे मान लो सिक्योरिटी इनको दी गई है, सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक 1 लाख रुपए की और इनसे लोन लिया गया है केवल 80,000 रुपए का, तो यहां पर जो 20,000 रुपए बचेगा उसको लिखते हैं सरप्लस टू बी कंट्रा, सरप्लस टू बी कंट्रा लिस्ट जी। और लोन कितना लिया गया था, 80,000 लिया गया था, तो 80,000 रुपए को यहां पर भी लिखा जाएगा। इसका अमाउंट यहां पर बिल्कुल भी नहीं आता है,
लिस्ट बी का अमाउंट यहां एक्सपेक्टेड टू रैंक में बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, अब उसके बाद में नंबर 3 पर चलें तो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिस्ट सी, इनसे क्या किया जाता है, लोन इनका ऊपर लिखा जाता है। मान लो इनसे लोन लिया गया था 2 लाख रुपए का और इनको सिक्योरिटी दी गई है प्लांट की, सिक्योरिटी ऑफ प्लांट, और प्लांट का रियलाइज वैल्यू है 1,20,000 रुपया। तो भैया मेरे ये तो अनसिक्योर्ड, ये पार्टली सिक्योर्ड है। 2 लाख में से कितना सिक्योर्ड, 1,20 सिक्योर्ड है और बाकी का 80,000 अनसिक्योर्ड है। तो जो अनसिक्योर्ड है वो यहां पर आएगा और यहां पर लायबिलिटी उतनी जनरेट होगी जितना लोन इनसे लिया गया है। अब नंबर 4 पर आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। लिस्ट डी, इसका भी कैलकुलेशन अलग से ही कर लिया जाता है क्योंकि तमाम सारे नाम ऐसे होते हैं जो लिस्ट डी में आते हैं, प्रेफरेंस में आते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी गवर्नमेंट ड्यूज होते हैं, लीगल लायबिलिटी होती है, वेज है, सैलरी है, रेंट टू लैंडलॉर्ड है, ये सब कहाँ आता है, लिस्ट डी में आ सकता है। तो जो कुछ भी इतने तमाम सारे नाम हो जाते हैं, तो अगर इनका कैलकुलेशन किया जाएगा तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फिर से अनावश्यक ही लंबा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। तो इसका कैलकुलेशन अलग से किया जाता है और यहाँ पर सीधे इनकी वैल्यू ही रख दी जाती है। सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि वेज एंड सैलरी 20,000 रुपए है, तो इसको फिर लिखा जाता है यहां पर नीचे डिडक्टेड टू लिस्ट जी, और यहां 20,000 रुपए जो टोटल आया है उसको यहां पर भी लिखा जाएगा। ऐसा करने पर हमारा ये लायबिलिटी साइड की हमारी चारों लिस्ट तैयार हो जाती हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर लायबिलिटी साइड की हमारी चारों लिस्ट तैयार हो गई हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। लायबिलिटी क्लियर है। यहां पर ध्यान रखिएगा, लिस्ट डी का भी टोटल एक्सपेक्टेड टू रैंक में नहीं लिखा जाता। एक्सपेक्टेड टू रैंक में केवल 2 लिस्ट ऐसी हैं जिनका अमाउंट लिखा जाता है, एक है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर और दूसरी है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। और लिखा जाए भी क्यों लिखा जाए यार, यहां पर क्या हुआ देखो, यहां 80,000 का लोन था, 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी थी, 20,000 हमारे ही बच रहे हैं इनके पास, लिक्विडेटर वापस लेगा, लिस्ट जी में लेके आएगा। यहां पर ये जो 20,000 है इनको लिस्ट जी में डिडक्ट किया जाएगा। देखो लिखा हुआ डिडक्टेड का मतलब होता है काट देना, है ना, कटौती कर लेना, तो कटौती कर देंगे, लिस्ट जी से क्यों लिखा जाए यहां पर। बात क्लियर है ना। तो लिस्ट हमारी लायबिलिटी साइड की लिस्ट सबकी सब हो गई हैं। अब हम लोग चलते हैं एसेट साइड में, देखते हैं कैसे इसको क्लियर किया जाता है एसेट साइड में। तो एसेट साइड में हम लोग लिखते हैं सन्ड्री एसेट्स लिस्ट ई। अब यहां ध्यान रखिएगा, यहां सिर्फ और सिर्फ वो संपत्तियां लिखी जाती हैं जिनका इंसॉल्वेंट पर्सन जो है वो ओनर है और उसके ही स्वामित्व में है। यहां पर किसी बंधक में नहीं रखी। जैसे यहां पर मैं अब क्या करूंगा, स्टॉक को नहीं लिखूंगा और मैं क्या करूंगा, यहां पर प्लांट को नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये बंधक में दी गई हैं। जो बंधक में दे दी गई है उसको यहां पर नहीं लिखा जाएगा, बाकी सारी संपत्तियों को यहां लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा देखो, ध्यान तो इधर देखो, इधर कहां देख रहे हो, इधर देखो ना। कैश, मान लो 2,000 का कैश है तो इसको अंदर भी लिखा जाएगा 2,000 और यहां पर भी लिखा जाएगा 2,000। मशीन है 50,000 रुपए की, तो अंदर 50,000 और रियलाइज वैल्यू इसकी जितनी होती है मान लो है 40,000 रुपए, तो 40,000 रुपए बाहर लिखे जाएंगे। ओके। बिल्डिंग 1 लाख रुपए की है और इसका रियलाइज वैल्यू जो है वो मात्र 30,000 रुपए है, तो इसको बाहर केवल 30,000 लिखा जाएगा। यहां एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस, अनुमानित प्राप्य राशि, क्या हमें अनुमानित है, क्या अनुमान है कि प्राप्त होगा, जो प्राप्त हो सकता है वही बाहर लिखा जाएगा। लिखा चाहे जितना हो, पुस्तकों में चाहे जितना लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब टोटल किया जाएगा तो अंदर का टोटल अलग किया जाएगा 1,52,000 रुपए और बाहर का टोटल देखिए, इसको समझिए 4 3 7 72,000 रुपए यहां पर टोटल इसका कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलें। बुक डेप्ट्स लिस्ट क्या है, बताया था ना आपको, लिस्ट एफ। कौन सी लिस्ट होती है, लिस्ट एफ। इसमें क्या, बुक डेप्ट्स में क्या लिखा जाता है, डेटर्स। क्या लिखा था, डेटर्स। कौन से डेटर्स होते हैं, गुड होते हैं। गुड का मतलब है जैसे 20,000 रुपए के गुड डेटर्स हैं तो इनसे पूरे का पूरा 20,000 रियलाइज हो जाएगा। डाउटफुल
डाउटफुल भी 20,000 के हैं और 50% रियलाइज है, तो इनसे मिलेगा कितना? ठीक, इनका रियलाइज वैल्यू क्वेश्चन में दिया रखा होता है, जितना दिया जाएगा उतना ही रियलाइज होगा, बाकी रियलाइज नहीं होगा। थे तो 20,000 के, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पेमेंट नहीं करेंगे। कितने? 50%। 50% पेमेंट नहीं करेंगे तो पेमेंट करेंगे कितने? 50%, 10,000 यहाँ जाएंगे। तीसरे एक और होते हैं सबसे खराब, जिनको कहा जाता है बैड। जो बैड है वो तो बैडमैन है ही भैया, वो तो पेमेंट करेगा नहीं, तो बैड का कोई पेमेंट नहीं होता है। ठीक, अब इसका भी टोटल देखो, अंदर अलग टोटल इसका करेंगे 50,000, ठीक ना, इसको बंद करते रहेंगे और बाहर जब टोटल करेंगे, बाहर यहाँ का समझो ये वाला, तो 72 ये था, 20 और मिला लिए 92 और 10 और मिला दिए 1,02,000। कितना हो गया? 1,02,000। ठीक है, आगे चले तो आया मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज लिस्ट जी, यही तो लिस्ट है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, लिस्ट जी में क्या लिखा जाता है? BR लिखा जाता है। अगर होगा तो लिखेंगे, मान लो 2,000 रुपए का था तो 2,000 अंदर, रियलाइज वैल्यू भी 2,000 ही थी तो 2,000 बाहर भी लिख दिया। टोटल कर दिया हमने बाहर का, तो आ गया है मेरा 1,04,000 रुपए। ठीक है ना, ये एक अनुमानित स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है जो मैं अपने आप बना रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे अगर आपने इसको समझ लिया है तो बाकी कोई भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आए इससे अलग थोड़े बन जाता है यार। मैं बता रहा हूं ना आपको, केवल ये 8 लिस्ट आपको पता हो और कैसे लिखना ये पता हो जाए, क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। मेरे से लिखवा लो, मेरे साथ बने रहो, इसको तैयार कर लो, फिर क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाए तो हमको बताना, हो ही नहीं सकता है। कोशिश तो करो, कोशिश करोगे तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एक बार इनको सही से तरीके से पढ़ के तो देखो। आइए समझते हैं फिर आगे। लिस्ट जी तक हो गया। अब मैंने क्या कहा था, ये देखो भाई मेरे सरप्लस टू बी कंट्रा लिस्ट जी, 20,000 रुपए तो मेरे निकल रहे थे ना उस क्रेडिटर्स के ऊपर। 20,000 रुपए तो मेरे इसके पास फालतू थे ना, वो तो मैं वापस लेके आऊंगा। ले आया, यहां मैंने क्या लिखा था? सरप्लस टू बी कंट्रा। सरप्लस का मतलब होता है अधिक के लाभ, अतिरेक। तो इसको मैं क्या करूंगा? लेके जाऊंगा वहां पे, ऐड करूंगा जाके, ये 20,000 और आएंगे ना मेरे पास। तो भैया ध्यान रखना, सरप्लस यहां पर क्या होता है? ऐड होता है, ऐड सरप्लस। कितना है सरप्लस? 20,000 का सरप्लस है। इसको ऐड किया तो मेरी एसेट्स कितनी बन गई हैं? अब 1,24,000 रुपए की संपत्तियां हमारी बन गई हैं। इंसॉल्वेंट पर्सन अगर अपनी सभी संपत्तियां बेचेगा, लिक्विडेटर जब उसकी सभी संपत्तियां बेचेगा, जो यहां पर फालतू था उसको लेके आएगा, तो कितना पैसा हो जाएगा लिक्विडेटर के पास? 1,24,000 रुपए। ठीक है ना, 1,24,000 हो गया। अब क्या किया जाएगा? यहां लिखा ना, देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, सबसे पहले पेमेंट किसको किया जाता है? सबसे पहला पेमेंट किसको? प्रेफरेंस को किया जाता ना। तो इनका पेमेंट करना स्टार्ट करो। क्या लिखा था तुमने? डिडक्टेड टू लिस्ट जी। क्या लिखा था? डिडक्टेड टू लिस्ट जी। लिस्ट जी को लिस्ट जी से घटाओ, लिस्ट जी से घटाओ। कितना टोटल है लिस्ट जी का? कितना टोटल? 1,24। यहां से घटा दो कितना? 20,000 प्रेफरेंशियल लेस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट डी। कितने? फिर 20,000 घटा दिए, बचे कितने? फिर वही 1,04,000। एसेट्स कितनी है? 1,04,000। ओके, अब यहां आओ, तुमको पैसा देना कितना था? 2 लाख इनका देना था, 80,000 इनका देना था। कुल मिलाकर तुमको क्या देना था? 2,80,000 रुपए का भुगतान तुमको करना था। तुमको का मतलब है यहां पर इंसॉल्वेंट पर्सन का। तो इंसॉल्वेंट पर्सन को कितना पेमेंट करना था अपने क्रेडिटर्स को? 2,60,000, 2,80,000। लेकिन इंसॉल्वेंट पर्सन की जब सभी संपत्तियां बेच दी लिक्विडेटर ने, तो मिला कितना? 1,04,000। कितना मिला? 1,04,000। लेके जाओ ना इधर 1 लाख, ये 2,80,000 यहां लेके आ गया। 280 में से कितने लेनदारों को पेमेंट कर पाएंगे? केवल और केवल कितने? 1,04,000 रुपए के लेनदारों का भुगतान हो पाएगा। तो फिर 1,04,000 माइनस कर दीजिए 2,80,000 रुपए से, कितना बचेगा? कितना बचेगा? तो माइनस करिए यहां पर 6, 6 4 10 7, ठीक है ना, और 1,76,000 रुपए। 1,76,000 रुपए। ये क्या होगा? अरे यही तो होगी डिफिशिएंसी। इसको क्या कहेंगे? लिस्ट एच। ये हो गई 8 लिस्ट हमारी पूरी की पूरी, इसमें कोई नहीं है कमी।
ठीक है। और यही होती सबसे बड़ी कमी, जिसको क्या कहते हैं, डिफिशियंसी। यही तो है वो न्यूनता जिसके लिए ये सब कुछ करना पड़ा। 1,76,000 रुपए का ये भुगतान नहीं कर पाता, कुछ भी कर डालता, और इससे ज्यादा क्या करता, सभी संपत्तियां तो बिक गई, अब क्या करता। सब कुछ करने के बाद में भी 1,76,000 रुपए का भुगतान नहीं कर पाता, उसी को कहते हैं डिफिशियंसी लिस्ट एच। देखो 4 लिस्ट है भाई लाइबिलिटी साइड की, अनसिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल, पार्टली सिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल, अनसिक्योर्ड, फुल्ली सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल, और 4 लिस्ट हैं एसेट साइड की। कौन कौन, सन्ड्री एसेट्स, बुक डेब्ट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और डिफिशियंसी लिस्ट एच। और ये यदि आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सही तरीके से आज आपने हमारे साथ लग करके इसको पढ़ लिया है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। और इनको सही तरीके से एक बार अगर आपने पढ़ लिया मन लगा के ना, 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया, फिर सारे के सारे क्वेश्चन कोई भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं ना जिसमें मैं आपको सारी की सारी कंडीशंस एक साथ पढ़ा दूंगा कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। भैया जब भी कोई नई कंडीशन आएगी थोड़ा सा चेंज आएगा, कोई नई कंडीशन आएगी थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, हम उसको मैनेज कर लेंगे, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट एकदम लग जाएगा। 16 नंबर आपको ये दे जाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।